नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं, अमित शाह पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों के लिए काम करती है। यह बात आज साबित हो आज यह बात भी साबित हो गई कि भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का जो नारा है, वह नारा चुनाव में बेईमानी, पुलिस और चुनाव मशीनरी का गलत इस्तेमाल और दूसरे पक्ष के मतदाताओं को वोट न डालने देने, उनके वोट में गड़बड़ी करने, उनके वोटर लिस्ट से नाम गायब कर देने, इन सब की साजिशें रची जा चुकी और आज यह भी साबित हो गया कि राहुल गांधी से ज्यादा दरियादिल, नेक और सच्चा इंसान, नेता शायद ही आज देश में कोई। और यही वजह है कि राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस इतना डरते हैं, तमाम क्रोनी कैपिटलिज्म के पोषक इतना डरते हैं कि वो राहुल गांधी को, उनके सहयोगियों को खत्म कर देना चाहते हैं। वो अखिलेश यादव को हराने के लिए साजिशें रचते हैं। वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को हराने के लिए तमाम साजिशें रचते हैं। तो आज जब चौथे चरण का चुनाव हो रहा है तो ये सारे खेल हुए और पूंजीपतियों को नोट कमाने और उस नोट में जो टाका मिलता है उसकी पूरी साजिशें रची गई। चलिए इसी को क्रैक करता हूं, कैसे खेल हुआ। सबसे पहले आता हूं कि आखिर राहुल गांधी के लिए मैंने ये कहा क्यों कि वो सबसे दरिया दिल नेता है, सबसे सच्चे नेता है और सबसे अच्छे नेता। आज जब वो पहली बार रायबरेली में अपने चुनाव में जनता को संबोधित करने पहुंचे तो महाराजगंज गए जो रायबरेली में, और वहां से जब वो आगे जा रहे थे तभी एक इंसान को अचानक एकदम से उन्होंने देखा कि भीड़ के कारण वो चुटैल हो गया। वो उसके पास तुरंत पहुंचे, अपनी गाड़ी दिए और उससे उन्हें भेजा और अपने एक साथी को कहा कि जो पैसा लगे वो आप इन पे खर्च कीजिएगा। वो कोई उनकी यात्रा का साथी नहीं था, उनकी रैली का हिस्सा नहीं था, वो दूसरी जगह जिसे कहेंगे वहां से रोड से करीब करीब 50-60 मीटर दूर कनेक्टिंग रोड पर था और वो गिरा और वो उन्होंने देख लिया। अब आप सोचिए, खून बह रहा था। कई लोग उसका जो है जैसे होता है सामान्य तौर पे वीडियो बनाए तो उन्होंने तुरंत डाटा, कहा कोई इसका वो नहीं बना के डालेगा, कोई वो नहीं। हम ये करने नहीं आए हैं, हम ये दिखाने नहीं आए हैं कि हम लोगों की मदद करते हैं। हमें वास्तव में मदद करनी चाहिए। जिसकी मदद कर दो वह बताने की जरूरत नहीं होती, दिखाने की जरूरत नहीं होती। आज इसी बात को लेके निश्चित रूप से प्रियंका गांधी ने मंच से कहा कि जब हम छोटे थे, बचपन में खेला करते थे, उस समय भी अगर कोई अन्याय करता था, कोई गलत करता था तो भाई को बर्दाश्त नहीं होता था। भाई सबकी मदद करना चाहता था, उसके लिए हर काम करता था, लेकिन उसे झूठ बर्दाश्त नहीं था, उसे अन्याय बर्दाश्त नहीं था, उसे कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं थी। आज भी उसके अंदर यह गुण, और उन्होंने बताया कि आज भी वो देखिए इसी बात की तो लड़ाई लड़ रहा है। चाहे इस देश के लोगों की आवाज को सुनने के लिए, उस दर्द को महसूस करने के लिए उनके साथ 4000 किलोमीटर से अधिक पैदल चलना हो, या
8,000 किलोमीटर गाड़ी, पैदल और दूसरे साधनों से चल करके लोगों को समझना हो। निश्चित रूप से उनके दर्द को समझा, उनके दर्द को साझा किया और उसी पर अपना घोषणा पत्र, न्याय पत्र बनाया। यह होती है सोच, यह सोच होती है। इसी का नतीजा था कि जब राहुल गांधी ने संसद में महाराष्ट्र की उस गरीब महिला के बारे में, कलावती के बारे में बात की थी, तो लोगों को लगा कि हां, एक भाषण दिया और खत्म हो गया। हमने भी यही समझा था। ये तो मैं धन्यवाद करता हूं नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अमित शाह को कि उन्होंने संसद में कहा कि उस कलावती का क्या हुआ। राहुल बाबा जाने क्या क्या बोल रहे थे। तो साहब, इस पर राहुल गांधी ने फिर भी जवाब नहीं दिया, नहीं बताया कि उन्होंने उसके लिए क्या किया। तब बीबीसी की टीम अचानक गई और उस महिला को खोजकर उसका इंटरव्यू किया, वहां के पूरे हालात देखे। तब उस महिला ने बताया, आज उसके पास जो खाने को है, जो ये पक्का घर है, जो उसके बच्चों की पढ़ाई हुई है, उसकी बेटियों की शादी हुई है, जो उसके पास जमीन है, सब चीज के लिए पैसा राहुल गांधी ने दिया। उन्होंने अपनी जेब से दिया और कितना कितना कब कब दिया। मकान के लिए दिया, ऐसे दिया, वैसे दिया, एक एक हिसाब गिनाया उस महिला, बुजुर्ग महिला। और उसने कहा वो तो हमारे लिए भगवान है। लेकिन उन्होंने मना किया था कि बताने का विषय नहीं। वो मेरे घर आए थे। आप सोचिए, वो राहुल गांधी है कि जिस निर्भया को लेके भारतीय जनता पार्टी और तमाम सारे संगठन देश में बवाल काटे हुए थे, कांग्रेस सरकार को गालियां दे रहे। उस वक्त मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे, वो खुद गए, उन्होंने उस दर्द को साझा किया, इस पर बयान दिया। संसद में भी, संसद के बाहर भी श्रीमती सोनिया गांधी गई और उस लड़की को विदेश इलाज कराने भेजा। चलिए, नहीं बची। परिवार टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था। राहुल गांधी ने उसके भाई को पढ़ाई कराने में मदद की और फिर पायलट की ट्रेनिंग कराई, पायलट बना। उसकी मां ने कहा, मेरी तो औकात नहीं थी कि मैं पायलट की ट्रेनिंग करा लूं, इतनी महंगी। लेकिन राहुल गांधी ने यह मेरे लिए किया और उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। आज सोचिए, राहुल गांधी ने कभी किसी को नहीं बताया और उसकी मां ने बताया तब जब वो पायलट बन चुका था। कभी नहीं बताया क्या क्या मदद की। रायबरेली में ऐसे करीब 1000 घर मेरे नॉलेज में, चूंकि मेरी रिश्तेदारियां, नातेदारियां और बहुत कुछ उस क्षेत्र में है, तो मुझे पता है तमाम घर ऐसे हैं जिनके घर आज चूल्हा जल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी, तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आज नौकरी है, पक्की नौकरियां हैं। लेकिन किसी को यह कह दीजिए मेरिट के बिना नहीं दिलाया। उनको अच्छी शिक्षा दिलाई, उनको पढ़ने का साधन दिए, उनको आर्थिक मदद दी और जाने क्या क्या किया। लेकिन मजाल है, एक भी व्यक्ति का कोई नाम ले ले। आप याद करिए, अमेठी में उस दिन प्रियंका गांधी अपनी सभा में बता रही थी कि कैसे कैसे क्या हुआ और कैसे मदद की गई और क्या किया गया। लेकिन जब नाम बताने के लिए उन्हें स्लिप दी गई तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे नाम पता है, मैं बताऊंगी नहीं, नाम नहीं। क्यों? क्योंकि उसका अपमान। मदद ऐसे, हमारे यहां कहते थे बड़े बुजुर्ग, एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। इसे सच्ची मदद कहते। इसलिए राहुल गांधी दरिया दे। राहुल गांधी के पास जो सरकारी बंगला था, उसमें 30 बच्चे थे, अनाथ बच्चे, जिनको रख के वो अच्छे से पढ़ा रहे थे, सारा चीजें हो रही थी। राहुल गांधी ने कभी नहीं बताया। जब बंगला खाली करा लिया गया तब पता चला कि अरे, इतना बड़ा पुण्य का काम चल रहा था वहां। और आप सोचिए,
राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश सरकार को कहा कि आप एक कानून पास करिए कि जितने अनाथ बच्चे हैं आपके राज्य, उन सब के पेरेंट्स का काम सरकार करे और सरकार उनके सारे खर्चे उठाएगी, शिक्षा, दीक्षा, रहना, खाना, पीना, सब कुछ। यह दरिया कमोबेश यही सोच राजीव गांधी की थी और उन्होंने उस दौर में वो स्कूल खोले थे जिन स्कूलों में 1 रुपया नहीं लगता था। बच्चा एडमिशन होते ही उसके बाद में सारा खर्चा सरकार उठाती थी, रहना, खाना, पीना, सब कुछ। लाखों लाख बच्चे वहां से पढ़ के निकल गए, अब तक करोड़ों निकल गए, किसी से एहसान नहीं जताया, अपने पैसे से भी किया वो भी और वैसे, तो इसे दरिया दे। बहरहाल ये तो हुई एक बात। दूसरी बात आई कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी कैसे पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं, जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं वो साबित होता है। अचानक देखिए, जब फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड के मतदान हो रहे थे तो शेयर मार्केट धड़ 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 गिर रही थी, लोगों के लाखों करोड़ रुपया डूब रहे थे और करीब करीब टोटल 20 लाख करोड़ रुपया का लोगों को नुकसान। फायदा किनको हुआ? उन बिचौलियों। और उसके बाद में आप देखिए, खेल किया गया, एक बयान दिया जाता है कि चिंता मत करिए, 4 जून के पहले पहले जितने शेयर खरीदने हैं खरीद लीजिए और बेनिफिट में जाएंगे। तुरंत बिचौलियों ने खेल किया और एकदम से शेयर मार्केट अप हो गई। अब आप बताइए, एकदम से अप हुई कब हुई? जब सस्ते दरों में उन बिचौलियों ने खरीद लिया वही शेयर, और वो शेयर एकदम से ऊपर आ गए। अब ऊपर आ गए तो जो बेचारे सस्ते बेच के भागे थे नुकसान से बचने के लिए कि बड़ा नुकसान ना हो, वो तो ठगे हो गए, उनका सब लूट गया। लेकिन अपने चहेते पूंजीपतियों का बढ़ गया, क्योंकि उन्हें पहले बता के रखा जाता है कि इस समय गिरेगी मार्केट, इस समय उठेगी, तुम यूं रहना, जब ऐसे पे आ जाए तब तुम खरीदी कर लेना। और ये हुआ। ये अमित शाह का बयान है, मेरा बयान नहीं है, अमित शाह ने कहा, और मार्केट यहां समझ, प्रॉफिट हुआ, लाखों करोड़ों रुपए का प्रॉफिट हो गया। किसके जाएगा, कहां से किसको टाका मिलेगा, क्या होगा, आप समझ सकते हैं। तो ये कारपोरेट से जो मिली भगत है उसी का खेल है, जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों का के लिए काम करती है, क्योंकि पैसा जो डूबा वो आम निवेशक का डूबा। आम निवेशक बड़ा छोटा होता है, बड़ा निवेशक कमा ले जाता है यह खेल, क्योंकि वो लंबे समय तक रख सकता है, वो नहीं रख सकता है। यह चलिए छोड़ दीजिए। इसके बाद में हम चूंकि लोकसभा चुनाव पे के वक्त में आज बात कर रहे हैं, आज मतदान हो रहा है, बड़ा तेजी से मतदान हो रहा था। कन्नौज में हो, सीतापुर में हो, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए खराब हालत थी, कानपुर में हो, सब जगह मतदान बड़ी तेजी से। अचानक एकदम से क्या होता है, तमाम जगह तमाम साजिश। कैसे अखिलेश यादव को न जीतने दिया जाए, इसके लिए पुलिस लग गई, पुलिस ने रोक लिया, मतदाताओं को जाने नहीं दे रहे हैं, मतदान केंद्र के आगे ही रोड को ब्लॉक करके बैठ गए। और ये भी नहीं कि वो सिपाही टाइप के लोग हों, दरोगा टाइप के लोग, गस्टेड अफसर वो ये कर रहे हैं।
और इस तरह से रोक के लोगों को वोट डालने से और तमाम तरह से रोक रहे। यह खेल चल रहा। कहीं पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो वहीं कन्नौज, उसका भाई जाकर के मतदाताओं को गांव में धमकाता है कि वोट डालना है तो वहां डालना है, नहीं तो ये होगा, और जो भी करता है आप समझ सकते हैं। चुनाव आयोग जो, मैंने खुद उसके वीडियो चुनाव आयोग को ट्वीट किए और लिखा है बहुत कड़े ढंग से कि बताइए कब तक सोते रहेंगे। मैंने यूनाइटेड नेशन को भी टैग किया, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को भी टैग किया, लेकिन कुछ होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि मेरा ही मुलजिम है, मेरा ही कातिल है, मेरा ही जो है जज है, मेरा ही सब कुछ है। जैसे संभल में हुआ था, आपको पता है कि संभल का जो डीएम है उसी का ससुर देश का चुनाव आयुक्त है। क्या होगा? कुछ हो सकता है क्या? उसी के खिलाफ शिकायत थी कि कैसे उसे डायरेक्शन आया कि वोट नहीं पड़ने देना है, ये करना है, प्रत्याशी को धमकाना है, उसे बदतमीजी करनी है उसके साथ। वही हुआ था। अमरोहा में इसी तरीके से खेल हुआ था, मुजफ्फरनगर में हुआ, शामली में हुआ, सहारनपुर में हुआ। कहां नहीं हुआ? आज एटा में हुआ। तो तमाम जगह के जिनके सबूत मौजूद है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। लखीमपुर खीरी में हुआ। आप समझ लीजिए कि किस हद तक गिर चुके हैं। ये चुनाव की पूरी व्यवस्था को मैं कहता हूं कम से कम भाग्यशाली है कि बैलेट से नहीं हो रहा है। यदि ये चुनाव बैलेट से हो रहा होता तो अब तक ठप 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 करके सबके पड़ गए होते। कहते हैं हाँ पड़ गया, जाइए, कोई वो नहीं। ये तो कहिए मशीन से हो रहा है तो थोड़ा सा बचना पड़ रहा है। मशीन यहां बदल जाए वो अलग विषय, तो उसके लिए मैं नहीं कुछ कर सकता। जिसको करना है वो कुछ कर नहीं रहा है, और विपक्षी दल बेचारे जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, इससे ज्यादा कभी नहीं करते। अब जो करना होता है वो जनता को करना, क्योंकि चुनाव जनता के लिए हो रहा है, लोकतंत्र जनता के लिए होता है, सरकार जनता के लिए। यदि उसे चाहिए तो लड़ने उससे भी उतरना पड़ेगा। जब वही नहीं लड़ेगी तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ी चीज तेलंगाना में कैसे हो रहा था, भाजपा की प्रत्याशी किस तरीके से पहुंच जाती है मतदान केंद्र में और मुस्लिम महिलाओं से कहती है अपना सब चेक कराओ, उनके उठवा के बुरके का वो और चेक करती है और हिजाब को, और उसके बाद में उनको वो करती है। उसको ये राइट किसने दे दिया? वो मतदान बूथ के अंदर घुस करके ये कर रही है। चुनाव आयोग चूंकि अंधा गूंगा बहरा बैठा है तो क्या हो। ग्वालियर में पीठासीन अधिकारी मोदी मोदी करती है। अब आप सोचिए, पीठासीन अधिकारी कर रही है, क्या आप निष्पक्ष चुनाव कराएगी? चुनाव एजेंटों को निकाल बाहर किया जाता है विपक्षी पार्टियों के, जबकि नियम है चुनाव एजेंट बाहर होगा तो तब तक वोट नहीं पड़ेगा। तो आप सोचिए, वोट नहीं डालने देना है, वोटर लिस्ट से नाम गड़बड़ कर देना है, निकाल देना है, दूसरे और तरह से रोकना है, धमकाना है, ग्राम प्रधानों को धमकाना है कि साहब ये पुलिस से और तमाम जो डेवलपमेंट ऑफिसर से सबसे कि भुगतोगे तो। अब आप कल्पना कर लीजिए लोकतंत्र कैसे बचेगा। तो लोकतंत्र तभी बचेगा जब जनता अब उतरेगी, क्योंकि मीडिया बिक गया है, जितनी संस्थाएं हैं वो बिक गई हैं, पूंजीपतियों को पोषित कर रहे हैं, वो पूंजीपति वहां पैसा लगा रहे हैं। अदानी अंबानी जैसों का राज चल रहा है। प्रधानमंत्री रोड शो कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है और ड्रामा कर रहा है, और उसके बाद अमित शाह की रैली होती है, वहां पत्रकारों को पीटा जाता है, मारा जाता है। क्यों? वो सच कवर कर रहे हैं। सच से डर लगता है यहां, ये होता। तो इस तरह भयावह स्थिति में है लोकतंत्र। इतनी भयावह स्थिति में हो तब उसे कौन बचाएगा? बचाने के लिए राहुल गांधी निकल पड़े, लेकिन पीछे तो आपको चलना पड़ेगा, आगे आके मोर्चा आपको संभालना पड़ेगा,
क्योंकि उसे तो पूरा देश संभालना, देश को दिशा देनी है, संदेश देनी। तो आज वही बात राहुल गांधी ने कही कि रायबरेली से हमारा 100 साल से भी अधिक का नाता है। जब मेरे परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां आए थे आपकी लड़ाई लड़ने, अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने, किसानों के लिए लड़ने, यानी किसानों के लिए तब से पंडित नेहरू सोच रहे हैं 103 साल से। उनके भी पिता मोतीलाल नेहरू ने उन्हें भेजा, उनके लिए सब चीज। तो आप समझिए कि कौन है। तो जननायक है एक तरफ खलनायक। फैसला आपको करना है कि उस खलनायक के साथ जाना है जो धर्म के नाम पे धर्मांधता फैला रहा है और तमाम तरह की नफरत फैला रहा है, हिंदू मुस्लिम और न जाने क्या क्या कर रहा है। कभी कहता है मंगलसूत्र छीन लेंगे, कभी भैंस खोल ले जाएंगे, कभी कुछ कर लेंगे, कभी नाली से गैस बनाता है, कभी कुछ करता है। और एक तरफ एक व्यक्ति आपको राह दिखा रहा है, सही बात बता रहा है, आपको नौकरी, आपको सम्मान, आपको सब चीज देने की बात कर रहा है। भविष्य है एक तरफ वह है जो आपका भविष्य खत्म कर रहा है, अंधकार बन जा रहा है। फैसला आपको करना है किधर खड़ा होना है, किसके लिए, क्योंकि लड़ना पड़ेगा। अब सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। जय